हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके फेजेस को। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि फीमेल में अकर होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोनल और फिजिकल दोनों मिलाकर एक साइकिल बनती है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब ये हार्मोनल और फिजिकल साइकिल बॉडी को प्रिपेयर करती हैं प्रेगनेंसी के लिए एक फीमेल में। ठीक है, प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो उसको हेल्प करती है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली अकर होती है। हर मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फिर से रिपीट होती है और उस फीमेल की बॉडी को प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। ओके, अब डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट्स अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पहले हमारे पास टर्म है मीन आर्क। मीन आर्क का मतलब है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो कि फीमेल एडोलेसेंट में अकर होता है। अब ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो कि मीन आर्क जिसको हम बोलते हैं, ये उस फीमेल में ये इंडिकेट करता है कि नाउ देयर इज़ द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल, यानी अब रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है उसकी बिगनिंग हुई है, उसकी स्टार्टिंग हुई है। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो एबल हैं कि वो बेबी को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो मीन आर्क जो है वो इंडिकेट करती है बिगनिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब मीन आर्क मोस्टली कब अकर होती है? बिटवीन एजेस 9 to 16। 9 से 16 तक मीन आर्क जो है वो गर्ल्स में हो जाती है। लेकिन ये कुछ गर्ल्स में 9 से पहले भी हो सकती है और कुछ में 16 के बाद भी हो सकती है, सब में नहीं होती। अप्रोक्सीमेटली जो एवरेज एज है मीन आर्क की गर्ल्स में वो 12 से 14 ईयर है। इन एज में ज़्यादातर गर्ल्स की मीन आर्क हो जाती है, यानी उनका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देन दूसरा टर्म है मीनोपास। पास का मतलब है कोई चीज़ बंद हो जाए, वहाँ पर रुक जाए। तो मीनोपास का मतलब है परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी जो मेंस्ट्रुएशन है, मेंसेस या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो परमानेंटली क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, तो उस टर्म को हम मेडिकल में मीनोपास बोलते हैं। सो मार्किंग द एंड्स ऑफ द वुमेन रिप्रोडक्टिव ईयर। जो वुमेन के रिप्रोडक्टिव ईयर्स हैं, रिप्रोडक्टिव ईयर्स का मतलब है कि उन ईयर्स में जो वुमेन है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, बेबी को प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, मीनोपास हो गया तो इसका मतलब है उसके जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स हैं वो ख़त्म हो गए। जब मीनोपास हो गया तो उसके बाद वो वुमेन जो है वो बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि जो प्रेगनेंसी को प्रिपेयर करते हैं वो कौन करती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल करती है। लेकिन अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज हो गई है तो प्रेगनेंसी के लिए कोई भी ऐसी न्यू साइकिल स्टार्ट नहीं होगी जो कि उसको प्रिपेयर करे। दैट्स वाई दीज आर दी एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव ईयर्स। यूजुअली मीनोपास जो है वो फीमेल्स में 45 से 55 के बीच में हो जाती है, अल्दो इट कैन हैपन अर्लियर और लेटर। 45 से पहले भी कुछ वुमेंस में मीनोपास हो सकता है और कुछ वुमेंस में 55 के बाद भी हो सकता है। लेकिन टिपिकली मोस्ट कॉमनली जो एज है वो कौन सी है? 45 से 55 के बीच में मीनोपास हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं हार्मोन्स को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको सेवरल हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। उनमें प्राइमरली वो हार्मोन्स जो कि रेगुलेट करते हैं वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, इनका काम क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो पहला हमारे पास हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है, यानी इनको पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करके सीक्रेट करता है। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन इसका ये है कि ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला हाफ है उसके दौरान FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। रिलीज़ होने के बाद वो जाकर जो ओवरीज में फॉलिकल पड़े हुए हैं उन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि उनकी ग्रोथ हो और वो मेच्योर हो जाए एक एग में। इम्पैक्ट क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ट्रिगर करता है प्रोडक्शन ऑफ द ईस्ट्रोजन बाय डेवलपिंग फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं उनकी उनकी वजह से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी करवाता है।
सेकंड है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर जिसको हम LH भी बोलते हैं, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। इसका फंक्शन ये है कि ये ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। ओव्यूलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी। जब ओवरी से एग रिलीज होता है फेलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्रस की तरफ, तो उस टर्म को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं और ओव्यूलेशन करवाना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है। ठीक है। ओव्यूलेशन के साथ साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेशन इसको स्टिमुलेट क्यों कर रहा है? क्योंकि अब जो ओवरी से एग है वो रिलीज हो गया है और वो एग कहाँ जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। अगर स्पर्म आया है यानी स्पर्म से उसकी एडिशन हुई है तो क्या होगा? एक जाइगोट बन जाएगा। तो जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब में जाकर वेट करता है स्पर्म का कि वो आए और फर्टिलाइजेशन होकर एक जाइगोट बन जाए, जिसके बाद वो बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूट्रस में ब्लड की लाइनिंग बनाता है ताकि जब जाइगोट जो है वो बड़ा होकर आ रहा है तो उसमें इम्प्लांट हो जाए और बेबी को वो नरिश कर सके, यानी बेबी के लिए एक जगह बनाता है। ऐसा समझ लें कि बेबी के लिए एक जगह बना रहा है जहाँ पर वो बेबी रहेगा, यानी फीटस यूट्रस में रहेगा और उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगी। तो ये सारा बंदोबस्त प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। तो जैसे ओव्यूलेशन होगी उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी ताकि वो क्या करे? यूट्रस में जाकर ब्लड की लाइनिंग बनाए। इसका इम्पैक्ट क्या है? अ सर्ज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन हेल्प्स टू रेगुलेट द क्रूशियल इवेंट्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो लेवल है ओव्यूलेशन से थोड़ी पहले जो है ना, वो जब रिलीज होती है तो वो क्या रेगुलेट करती है? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्रूशियल इवेंट्स होती हैं उनको रेगुलेट करती है। तीसरा है हमारे पास ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन की जो प्राइमरली प्रोडक्शन होती है वो ओवरीज से होती है। ठीक है। ओवरीज इनको प्रोड्यूस करते हैं जो कि डेवलपिंग फॉलिकल्स की वजह से होती है, यानी फॉलिकल्स जो कि डेवलप हो रहे हैं ओवरीज में उनकी वजह से क्या होता है? ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है ओवरीज से। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन की बात करें तो ईस्ट्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड थिकनिंग ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग, यानी जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की लाइनिंग, उस लाइनिंग को ये ग्रोथ करवाता है उसकी और उसको थिक करवाता है ताकि अगर वो थिन होगा तो उसमें जो बेबी है वो सही से इम्प्लांट नहीं होगा और वो बेबी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसीलिए जो एंडोमेट्रियम है उसको थिक करवाने का काम एस्ट्रोजन का होता है। उसके साथ साथ प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम को फॉर पोटेंशियल इम्प्लांटेशन एंड डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यानी एक तो ये क्या करता है? एंडोमेट्रियम की जो पोटेंशियल इम्प्लांटेशन है उसको ये प्रिपेयर करता है ताकि वो ठीक से इम्प्लांट कर सके जाइगोट को, और उसके अलावा ये क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट होना, उसके अलावा जो वॉइस है फीमेल्स में चेंज हो जाता है, वॉइस में चेंज हो जाता है। उसके अलावा जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको ईस्ट्रोजन जो है वो डेवलप करता है। इम्पैक्ट की बात करें तो ईस्ट्रोजन की लेवल राइज हो जाती है ड्यूरिंग फोलिकुलर फेज एंड पीक बिफोर ओव्यूलेशन। यानी जो फोलिकुलर फेज़ होता है वो हम फेज़ आगे डिस्कस करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में फोलिकुलर फेज़ के दौरान ईस्ट्रोजन लेवल हाई होता है। फिर जब ओव्यूलेशन होती है ओव्यूलेशन से थोड़ा पहले उसकी लेवल पीक पर होती है। फिर जब ओव्यूलेशन होती है तो ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है। तो लास्ट है हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? ये स्ट्रक्चर है जो कि रप्चर्ड फोलिकल से बनता है, यानी फोलिकल के अंदर से जब एक बाहर निकल जाता है तो पीछे वाला जो रप्चर्ड पार्ट प्रेजेंट होता है, रप्चर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, और उस स्ट्रक्चर से हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद में ये हार्मोन रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। फंक्शन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेन हार्मोन है जो कि यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन करता है, यूट्रस को प्रिपेयर करता है फॉर पोटेंशियल इम्प्लांटेशन एंड हेल्प्स टू इनहिबिट फर्दर फॉलिकल डेवलपमेंट एंड ओव्यूलेशन। अब ये हार्मोन क्या करता है? जो फर्दर फॉलिकल की डेवलपमेंट है और ओव्यूलेशन है उसको ये इनहिबिट करता है, क्योंकि पहले से ही एक
जो एग है वो बाहर निकल गया है, ठीक है, जब तक उसके साथ स्पर्म की फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वो जाइगोट नहीं बनता, तब तक जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो दूसरे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट और ओव्यूलेशन को इनहिबिट करके रखता है। इम्पैक्ट की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल जो है वो ओव्यूलेशन के बाद बढ़ती है और उसकी लेवल तब तक हाई होती है जब तक नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर प्रेगनेंसी अकर नहीं होती। अगर प्रेगनेंसी अकर होगी तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हाई होगा, और अगर अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड हो रहा है यानी प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही, मेंसेस हो रहे हैं, तो उसके बाद जो प्रोजेस्टेरॉन है वो लो हो जाएगा यानी डिक्रीज़ हो जाएगा, उसकी लेवल डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये सारे हार्मोन्स हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करके रखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फेजेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कब स्टार्ट होती है ये पहले ही हमने डिस्कस कर लिया। प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है बिटवीन एज 8 एंड 15, एवरेज 12 एज होती है, और यूजुअली ये ब्रेस्ट और प्यूबिक हेयर जो है उसके स्टार्ट होने के बाद 2 ईयर्स के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है फीमेल्स में। फेजेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो 4 फेजेज़ होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में: मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज। वन बाय वन करके इन सारे फेजेस को भी डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट स्टेज है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन ये पीरियड या फिर मेंस्ट्रुएशन का मतलब है शेडिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस या फिर वम। यूट्रस में जो पहले लाइनिंग बनी थी ब्लड की, वो सारा ब्लड अब शेड हो जाएगा, ठीक है। जो भी शेडिंग है यूट्रस की लाइनिंग की वो शेड हो जाएगी इन रेस्पॉन्स टू हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी लाइनिंग बनी हुई थी यूट्रस में ब्लड की, अब वो शेड हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पीरियड और मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंसेस, ठीक है, जिसको हम ब्लीडिंग भी बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है वो क्या कंटेन करता है? एक तो उसमें ब्लड प्रेजेंट होता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन ने बनाया था, यूट्रस की लाइनिंग बनाई थी, और दूसरा उसके अंदर सेल्स होते हैं फ्रॉम एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। जनरली जो ब्लीडिंग अकर होती है वो ड्यूरिंग पीरियड लास्ट फॉर 2 to 7 days बट कैन वेरी। अब जो मेंस्ट्रुएशन है साइकिल, जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है वो 2 to 7 days तक अकर होता है, और कुछ कंडीशंस में ये वेरी भी कर सकता है। तो इसमें सिर्फ ब्लीडिंग जो है वो 2 to 7 days तक होती है। मेंस्ट्रुएशन कैन आल्सो वेरी इन कलर एंड कंसिस्टेंसी। अब जो मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग का कलर और उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो भी वेरी कर सकती है वन गर्ल टू सेकंड गर्ल। Periods are usually heavier over the first day or two than they are towards the end. अब पहले जो फर्स्ट और सेकंड डेज होते हैं पीरियड्स के, उस दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा हेवियर होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वो ख़त्म होने जाती है तो वो कम होती जाती है। तो ये मेंस्ट्रुएशन फेज़ है जो कि 2 to 7 days तक चलता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है, जिसको हम पीरियड या फिर मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है जिसको हम फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं। अब जो भी यूट्रस में लाइनिंग वगैरह हुई थी, पहले वाला जो एग था वो सारा को जब शेड हो गया ब्लीडिंग के फॉर्म में, अब क्या है, अब दूसरे फॉलिकल को हमने डेवलप करवाना है, क्योंकि अब दूसरी जो साइकिल है वो स्टार्ट होनी है। सो फॉलिक्यूलर फेज स्टार्ट होता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड एंड्स विथ ओव्यूलेशन। अब ये फॉलिक्यूलर फेज कब स्टार्ट होता है? जब मेंस्ट्रुएशन का पहला दिन होता है। मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन पे ही फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाता है और वो ख़त्म होता है ओव्यूलेशन से पहले, ठीक है। ड्यूरिंग द फेज जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि सिचुएटेड है बेस ऑफ द ब्रेन में, वो रिलीज़ करती है फॉलिकल और सिस्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होता है फॉलिकुलर फेज में फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पीछे हमने डिस्कस भी किया। अब ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, जैसे ही मेंसेस होंगे उसके बाद वो हार्मोन क्या करेगा, 10 या फिर 20 फॉलिकल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं ईच ओवरीज में, उनमें से ईच फॉलिकल जो कि हाउस करता है एक इमेच्योर एग को, यानी फॉलिकल्स के अंदर इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं, तो उन फॉलिकल्स को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाकर स्टिमुलेट करेगा कि आप अपने एग को मेच्योर करें ताकि हम उसको बाहर निकाल सकें। सो दीज फॉलिकल प्रोड्यूस द हार्मोन। हमने ये भी डिस्कस किया जो डेवलपिंग फॉलिकल से वो हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि ईस्ट्रोजन हार्मोन है। अब ये ईस्ट्रोजन हार्मोन थिक करता है लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम।
इन प्रिपरेशन टू रिसीव ए फर्टिलाइज्ड एग। अगर एग से स्पर्म मिलेगा तो उसको हम फर्टिलाइज एग बोलेंगे। तो उसके रिसीव करने के लिए एंडोमेट्रियम की प्रिपरेशन करते हैं, उसको थिक करते हैं, लाइनिंग उसकी थिक हो जाती है ब्लड से। Often only one follicle keep growing and travel to the ovarian surface while the remaining follicle gradually fade and absorb back into the body। अब इतने सारे फॉलिकल्स अगर एक साथ डेवलप होंगे तो इससे क्या होगा, बहुत सारे बेबीज़ अगर स्पर्म अंदर पड़े हैं तो उससे बहुत सारे बेबीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बेबीज़ एक वुमन एक ही साथ कैरी नहीं कर सकती, तो उनमें क्या होगा, सिर्फ एक ही फॉलिकल जो है वो ग्रो और मैच्योर होगा और जाकर ओवेरियन सरफेस में जाकर पहुंचेगा, जहां से वो जहाँ से उसकी ओव्यूलेशन होगी और ओवरी से वो बाहर निकल जाएगा। तो सिर्फ जितने भी फॉलिकल्स थे उनमें से एक ही फॉलिकल मैच्योर होगा और ग्रो होगा। देन है ओव्यूलेशन। फॉलिकुलर फेज के बाद ओव्यूलेशन फेज स्टार्ट होता है। ओव्यूलेशन में क्या होगा, जो फॉलिकल अब मैच्योर हो गया है उसके अंदर का जो एग है वो बाहर निकलेगा। सो ओव्यूलेशन अकर होता है 12 to 16 डेज बिफोर द फॉलोइंग पीरियड, यानी पीरियड के बाद 12 to 16 डेज जो होते हैं, 12 या 16 डेज, इन डेज के बीच में ओव्यूलेशन अकर हो सकती है, बट नेसेसरी नहीं है कि मिडिल ऑफ द साइकिल हो। ठीक है, ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, ओव्यूलेशन इंडिकेट करता है फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एग बाय वन ऑफ द ओवरीज, यानी एक साथ दोनों ओवरीज जो है ना वो एग को रिलीज नहीं कर सकती, लेकिन कुछ कंडीशन में ये कर सकती है। अगर दोनों ओवरीज से दो एक मैच्योर एग निकल आ रहे हैं तो इसमें दो जुड़वा बेबीज जो है ना वो उनकी फॉर्मेशन, ट्विंस की फॉर्मेशन होती है। तो हर मंथ एक ही ओवरी एक ही मैच्योर एग की फॉर्मेशन करती है। सो किसी भी ओवरी से एक मैच्योर एग जो है वो निकलेगा तो उस टर्म को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। द रिलीज ऑफ ईस्ट्रोजन ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज काज द ब्रेन टू प्रोड्यूस अ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दैट प्रमोट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस रेज लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। अब जो फॉलिकल्स की वजह से, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स थे उनकी वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ हो रहा था, जब उसकी लेवल हाई हो जाती है तो वो ब्रेन में जाकर क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, वो प्रोडक्शन उसकी करवाता है। अब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मैसेज देगा कि तुम अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करो, और वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ओवरीज में जाएगा। ओवरीज में जाने के बाद उनको कहेगा कि भाई आपके अंदर एग जो है वो मैच्योर हो गया है, उसको बाहर निकालें। तो एग को फॉलिकल से बाहर निकालने का काम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होता है, जो कि ईस्ट्रोजन की हाई लेवल की वजह से रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। सो दिस एक्सट्रैक्ट करता है मैच्योर एग को फ्राम फॉलिकल और उसको ट्रांसपोर्ट करता है फ्राम ओवरी टू द फेलोपियन ट्यूब, जहाँ पर उसकी फर्टिलाइजेशन अकर होती है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में उसको लेके जाता है। सो if fertilization does not occur during this phase, the egg continues to the uterus and dissolve within 6 to 24 hours। अगर उस वुमेन ने इंटरकोर्स किया है, उसके पास स्पर्म्स प्रेजेंट है, तो उससे क्या होगा, जो एग है उसकी फर्टिलाइजेशन होगी स्पर्म के साथ। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन अकर नहीं हो रही इस फेज़ में, तो जो एग है वो कंटिन्यू करेगा, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता जाएगा यूट्रस की तरफ, और वो 6 से 24 आवर में ख़त्म हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। उसके बाद लास्ट फेज़ आता है जिसको हम ल्यूटियल फेज़ बोलते हैं। इस फेज़ के दौरान क्या होता है, जो फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं विच द मेच्योर एग ब्रस्ट आउट नाउ कॉल्ड द येलो बॉडी ऑफ द ओवरी और कॉर्पस ल्यूटियम, यानी जिस फॉलिकल से एग बाहर निकला था, अब वो जो स्ट्रक्चर है जिसको हम येलो बॉडी कहते हैं उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अब वो कॉर्पस ल्यूटियम ओवरीज में प्रेजेंट है और वो क्या करेगा, लार्ज क्वांटिटी में प्रोजेस्ट्रॉन और कुछ ईस्ट्रोजन को रिलीज़ करेगा। अब ये दो हार्मोन्स क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम और उसकी जो थिकनेस है यूट्रस की उसको मेंटेन करते हैं, ताकि अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो उस जाइगोट को, फर्टिलाइज जाइगोट को वो इम्प्लांट कर सके। अगर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुई तो जो येलो बॉडी है वो डिग्रेड हो जाएगी और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन की लेवल डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लाइनिंग बनी थी यानी स्टेबल पड़ी थी, मेंटेन हो रखी थी लाइनिंग, अब वो अनस्टेबल हो जाएगी। जब वो लाइनिंग अनस्टेबल हो जाएगी तो फिर से जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट होगा, यानी
द लाइनिंग देन फॉल्स अवे एंड न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड बिगन। फिर से ब्लीडिंग होगी, फिर से पीरियड्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर से एक न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होगी, बिगनिंग होगी। तो ये सारे 4 फेजेस थे जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह से मेंस्ट्रुएशन जो है वो अकर होती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, कुछ साइकोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस अकर होती है ल्यूटियल फेज के दौरान। ठीक है, ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ल्यूटियल फेज के बाद मेंसेस होते हैं, पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। तो उस ल्यूटियल पीरियड से यानी पीरियड से पहले, मेंसेस से पहले कुछ ऐसी साइंस होती हैं, कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जो उस फीमेल में अकर होती हैं। फिजिकल चेंजेस को डिस्कस करते हैं। तो पीरियड से पहले यानी ल्यूटियल फेज में ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाएगी, स्वेल कर जाएंगे, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ब्लोटिंग एंड गैस हो सकती है, और क्रैम्स हो सकते हैं, हेडेक और बैक एक हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है, उसको फटीग और वर्टिगो जैसा फील होता है, इनएबिलिटी टू टॉलरेट नॉइज़ और ब्राइट लाइट्स, यानी उसको ज़्यादा शोर पसंद नहीं होगा, ब्राइट लाइट उसको ज़्यादा उसको टॉलरेट नहीं कर सकेगी, और उसको एक्नी हो सकते हैं। ये वो सारी चेंजेस हैं जो कि मेंसेस से पहले होती हैं, और इन चेंजेस को अगर किसी गर्ल को पता है तो ये चेंजेस होने के बाद मेंसेस हो सकती हैं। अगर किसी को अपनी डेट नहीं भी पता तो इन चेंजेस की वजह से उसको ये फाइंड आउट वो कर सकती है कि अब मुझे मेंसेस आने वाले हैं। साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो उसका बिहेवियर जो है वो एग्रेसिव होगा, इरिटेबल होगी, ट्रबल होगी स्लीपिंग में, टू मच, या तो कुछ ज़्यादा ही स्लीप लेगी या बहुत कम स्लीप लेगी, उसकी एपिटाइट चेंज हो जाएगी यानी उसको भूख नहीं लगेगी, और किसी चीज़ के ऊपर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी, ना ही उसको कोई चीज़ जो है ना ज़्यादा याद रहेगी, स्ट्रेस और एनजाइटी होगी, उसको मूड स्विंग्स होंगे, डिप्रेशन और सैडनेस भी होगी, और उसके अलावा उसका जो लिबिडो है यानी सेक्स करने का जो इंटरेस्ट होता है उसको हम लिबिडो बोलते हैं, सो उसका जो लिबिडो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकल चेंजेस है जो कि उस फीमेल में अकर होती है मेंसेस से पहले। सो दिस वाज द होल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।